बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं शहर के मसाइल के हवाले से और आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए अच्छी अच्छी सी टिप्स। तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसे टॉपिक पे गुफ्तगू करें जो बहुत ताकत रखते हैं। अल्फाज जो हैं ना सुनाई देते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, और ना ही हम इन्हें टच कर सकते हैं, लेकिन जब ये दिल से निकलते हैं तो बहुत ताकत रखते हैं। इंसान के जो लफ्ज़ हैं वो मरहम का काम भी करते हैं और साथ ही साथ दिल तोड़ने का काम करते हैं। इवन कि हमारे जो रिश्ते हैं वो भी हमारे इन लफ्ज़ों की वजह से जुड़ भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। तो बस कोशिश ये किया करें कि जब भी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें तो पॉजिटिव वर्ड से करें, अच्छे अल्फाज से करें, क्योंकि बहुत हिम्मत वाले होते हैं। आप देखेंगे कोई परेशान है, आपके छोटे छोटे से अल्फाज उससे जो है थोड़ी सी परेशानी से निकाल देंगे। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा खुश हो, आपके नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि अच्छे अल्फाज बोलें और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटें। हम अक्सर औक़ात आसानियों के हवाले से बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये आसानी आ जाए, हमारी ज़िंदगी में ये सुकून आ जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जब दूसरों के लिए ये एफ़र्ट्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी। दुआएं जो हैं वो ख़रीदी नहीं जा सकती, लेकिन ये बहुत असर रखती हैं। इसे हम हासिल कर सकते हैं, और हासिल करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरों की मदद करें। आप घर से निकलें तो एक मोटिव अपना लें। बहुत सारे लोग ऐसे करते भी होंगे, लेकिन आप जब अपनी ज़िंदगी में ये मकसद बनाएंगे कि आप घर से जब निकलेंगे एटलीस्ट 2 से 3 लोगों की मदद करेंगे। अब मदद का भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। हम समझते हैं कि किसी की फाइनेंशियल हेल्प करना ही मदद है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम फाइनेंशियली मदद के अलावा बहुत सारी चीज़ों में मदद कर सकते हैं। हो सकता है आप एक अच्छे टीचर हैं, आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा है लेकिन वो अपनी जो फीसिस है या वसाइल है उसके इतने नहीं हैं, आप उसकी इस तरह से मदद कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी को रास्ता पार करवा दें। हो सकता है कि आपका विज़न बहुत अच्छा हो, लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हों, मुश्किलात हों, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ज़िंदगी में ये छोटे छोटे से जो लफ्ज़ हैं, ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। और अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखिएगा वो आसानियाँ जो हमारे लिए आज के दौर में ख्वाब बन गई हैं, एक पेचीदा चैलेंज बन गई हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद के वेदर के हवाले से। क्या आज बारिश होगी या नहीं, ये देखते हैं हमारे आज के सेगमेंट टुडेज़ वेदर में। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने फैसलाबाद का मौसम खुशगवार कर दिया। टेम्परेचर में भी काफ़ी कमी देखने में आ रही है, और मानसून बारिशों का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि दूसरे स्पेल का आगाज़ हो गया है। और आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 33 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम टेम्परेचर जो है 25 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जैसे मानसून का फर्स्ट स्पेल था तो हवा में नमी का तनासुब बढ़ गया था, सफोकेशन थी, हब्स थी, लेकिन अब भी ये जो एलिमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और अगर बारिश के हवाले से बात करें तो आइंदा 2 से 3 रोज़ में फैसलाबाद में बारिश बताई गई है, जो कि यकीनन एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जब बारिश होती है मैं देखती हूँ कि हमारे जो शहर की ट्रैफिक है वो थोड़ी बेहंगम हो जाती हैं। हमें यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। मानसून में एहतियाती तदाबीरों को भी फॉलो करें, और इसी के साथ साथ अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म सिटीज़न बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में बेहतरी की जानिब लेकर जाती हैं। और फैसलाबाद के हवाले से बात करें, ट्रैफिक के मिसाल के साथ साथ और भी बड़े मसले हैं फैसलाबाद में। फैसलाबाद एक सनती शहर है, यहाँ छोटी बड़ी सनतें भी हैं, यहाँ तिजारत भी वसी पैमाने में होती है। बिज़नेस कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं, तिजारती मसाइल क्या हैं, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है फजील अहमद ने, सिटी 41 के रिपोर्टर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फजील? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फजील फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। फजील, सबसे पहले अगर हम फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से बात करें, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, डेवलपमेंट के हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, लेकिन बिज़नेस बहुत मैटर करता है इस शहर के लिए। तिजारत होगी, इस शहर में टैक्स पे होंगे, उसके बाद ये शहर के मसाइल जो हैं वो हल होते हुए दिखाई देंगे। अब अगर हम 8 बाज़ारों के हवाले से बात करें, कौन से ऐसे दरीना मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो पा रहे? देखिए महविश, जो फैसलाबाद शहर के 8 बाज़ार हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो ताजरों का
वो इंक्रोचमेंट थी और फिर पार्किंग के मसाइल थे। तो इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा जब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किया गया तो उस पर ताजरों का फिर रद्द-ए-अमल भी सख्त आया। इंक्रोचमेंट के उनके मुतालबात ये थे कि बाज़ारों को सिर्फ़ जो गैर क़ानूनी तौर पर रेहड़ियाँ या फिर जिस तरह से कचहरी बाज़ार के अंदर आप देखें कि पार्किंग भी थी और मोबाइल काउंटर भी लगे थे, इस तरह से ताजर तंजीमों के मुतालबात थे कि इनको ख़त्म करवाया जाए। ऐसा नहीं था कि उनकी दुकानें जो ख़ुद उनको शायद पता भी था कि गैर कानूनी हैं, वो ये नहीं चाह रहे थे कि उनको भी तोड़ा जाए या फिर वो भी ख़त्म करवाए जाएँ पुख्ता तजावुज़ात, लेकिन वो ज़िला इंतज़ामिया ने ख़त्म करवाए। और जो पार्किंग के मसाइल थे, पार्किंग के हवाले से ये मुतालबात थे ताजरों के कि जी हर बाज़ार के बाहर पार्किंग प्लाज़ा की जो जगह है वहाँ पर हमें पार्किंग प्लाज़ा बना कर दिया जाए, ताकि ये बाज़ारों के अंदर जो पार्किंग लगने की वजह से रश बढ़ जाता है, लोग आना छोड़ रहे हैं और फिर अगर एक दुकानदार के सामने दुकान के सामने मोटरसाइकिल किसी ने खड़ी कर दी या गाड़ी खड़ी कर दी, अगर वो उसकी दुकान के अंदर नहीं जा रहा तो वो उसको खड़ी नहीं करने देता था। और इस तरह के जो मसाइल हैं इनकी वजह से ताजरों के यही मुतालबात थे कि जी हमें पार्किंग के जो मसाइल हैं ये हल किए जाएँ, बाज़ारों से पार्किंग निकाली जाए। और फिर जब पार्किंग निकाली गई बाज़ारों से तो उस पर भी रद्द-ए-अमल आया कि जी आपने जगह तो हमें कोई दी नहीं तो हम पार्किंग कहाँ पर करें। फिर इंतज़ामिया ने रेलवे की जगह जो है वो गोदामों के सामने वो मुख्तस की कि आप वहाँ पर अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल जो है उसको पार्क करें। चनियोड़ बाज़ार के बाहर जो पार्किंग प्लाज़ा बन रहा था वहाँ पर भी अब जो उसमें खड़ी कर सकते हैं गाड़ियाँ मोटरसाइकिल कि आप बाज़ारों के अंदर ना खड़ी करें। लेकिन आप वहाँ पर जाकर देखें कचहरी बाज़ार के अंदर अभी कल की बात है, तकरीबन कोई 1-1:30 बजे का टाइम था, तो वहाँ पर 2 लाइनें मोटरसाइकिल की पार्किंग की लग चुकी थी। इसी तरह से दूसरे बाज़ारों के अंदर भी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, लोडर रिक्शा, हर चीज़ आपको वैसे ही खड़ी नज़र आती है। अगर तजावुज़ात का ख़ात्मा हो चुका है तो आप कोई ना कोई ताजरों के लिए ऐसी पार्किंग के लिए जगहें जो हैं वो मुख्तस कर दें कि वहाँ पर वो पक्का उनको पता हो कि यहाँ हमने पार्किंग करनी है, बाज़ारों के अंदर मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं जाएगी। अब देखें वो चनियोड़ बाज़ार है, मेडिसन मार्केट है, वहाँ पर गाड़ियाँ जाना जो है वो ज़रूरी है, लोडर रिक्शे जाना ज़रूरी है। इसके बाद कारखाना बाज़ार में गोल करियाना है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ जो और रिक्शे हैं वो सामान ज़ाहिर सी बात है लोड अनलोड करना है, वो वहाँ पर जाना ज़रूरी है। ये चीज़ें जो हैं वो देखते हुए इन 2-3 मार्केटों को आप सिर्फ इजाज़त दें, बाकी बंद होना चाहिए। और तमाम गाड़ियाँ गुज़रती रहती हैं, अगर कोई जिसको ज़रूरत है, जिसने जाना है उसको रोक लिया जाता है, बाकी सब गुज़र रहे हैं। जिसको दिल करता है वार्डन वाले रोक लेते हैं, जिसको दिल करता है वो उसको जाने देते हैं। मतलब पक्का एक कानून बनना चाहिए कि 8 बाज़ारों के अंदर कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी जो है वो एंटर नहीं होगी। जिसने शॉपिंग के लिए जाना है वो तो हरगिज़ मोटरसाइकिल या गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकता। लेकिन इस पर अभी कोई इस तरह से प्लानिंग नज़र नहीं आ रही या कोई जिस तरह से तजावुज़ात के हवाले से एक एक्शन लिया गया था, ये उस पार्किंग के हवाले से कोई ऐसा एक्शन नज़र नहीं आ रहा। या शायद फिर ये वजह है कि अगर रोका जाएगा तो फिर ताजरों का जो है वो रद्द-ए-अमल सख्त आएगा कि जी हमें पार्किंग प्लाज़ा बना कर दें। पार्किंग प्लाज़ा तो एक ही 10-12 साल से नहीं बन रहा, तो बाकी कैसे बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह से फजील, अगर पार्किंग के हवाले से बात करें तो पार्किंग का जो मसला है ये काफ़ी ज़्यादा संजीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2015 से हम ये बातें सुन रहे हैं कि फैसलाबाद में एक ऑर्गेनाइज पार्किंग सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो फैसलाबाद के शहरी हैं वो इंतज़ार में हैं कि यहाँ पर कब पार्किंग प्लाज़ा बने। और पार्किंग प्लाज़ा बनने से जो शहर के ट्रैफ़िक के मसाइल हैं या सूरत हाल है, हम देखते हैं कि जो ट्रैफ़िक या जो पार्किंग का सिस्टम बाज़ारों में है वो दोबारा से रोड पे आ जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दीगर मसाइल जो हैं वो भी जन्म लेते हैं। तो ये मसले मसाइल जो हैं फैसलाबाद के चलते रहते हैं और इस पर हम फर्दर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं हमारे जो सेकंड गेस्ट है उनका तारुफ करवाना चाहती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उमैर अजमत ने, सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमैर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया उमैर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। उमैर, हम गुफ्तगू कर रहे थे फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से, जिसमें मैंने समझा कि बिज़नेस कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कारोबार आएगा तो यहाँ के मसाइल खुद ही हल होते हुए दिखाई देंगे। टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिस तरह से हमने देखा है कि पंजाब हुकूमत काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रही है, FBR की जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं ताजरों को टैक्स नेट में लेकर आने के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका सवाल दो हिस्सों में। सबसे पहले तो आपने फैसलाबाद के मसाइल की बात की और फिर टैक्स की बात की। ना तो उस तरह से जो कारोबारी तबका है या शहरी हैं जिन की आमदन काबिल टैक्स है, ना वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं, और ना ही हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही है। और पिछली, अगर मैं कम से कम 2 दहाइयों की बात करूँ, तो मुझे कोई ऐसी गवर्नमेंट नज़र नहीं आई जिसने फैसलाबाद की तरक्की के लिए कोई ख़ास इकदाम किए हों। हर साल 1-2 प्रोजेक्ट दे के और फैसलाबाद को टरखा दिया जाता है, हालांकि ये लाहौर के बाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। मैं सिर्फ फैसलाबाद के अगर FBR के रेवेन्यू की बात करूं तो करंट ईयर में मोर देन 150 बिलियन रुपीस वो टैक्स कलेक्ट हुआ है जो सिर्फ फैसलाबाद ऑफिस का है। फैसलाबाद की एक बहुत इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, उसकी टैक्स रजिस्ट्रेशन या तो मुल्तान में हुई है या लाहौर, इस्लामाबाद और फिर कराची में भी कुछ बड़े ग्रुप्स जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, उनके रजिस्ट्रेशन कराची में है। कम अज़ कम 100 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू वो बनता है या टैक्स अदायगियाँ वो बनती हैं जो दीगर शहरों में रजिस्टर्ड है। मतलब फैसलाबाद ने FBR को 250 से 300 अरब रुपए के दरमियान टैक्स अदायगी की है। जो कस्टम की अदायगियाँ हैं वो इसके अलावा है 8 अरब रुपए PRA का है, 5 अरब रुपए से ज़ायद एक्साइज एंड टैक्सेशन का है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इसके अलावा है। लेकिन आप देखें, इतनी बड़ी अदायगियों के बावजूद फैसलाबाद को मिलता क्या है और इस बार क्या मिला है। कोई भी नया कॉलेज नहीं है इस बजट में, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है, और पिछले 3, 4, 5 साल के अंदर कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं। PTI के दौर में वुमेन यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बनाने की मंजूरी हुई थी और उसका भी काम इतना स्लो है, शायद वो अगले 50 साल में मुकम्मल हो पाए। इसके साथ हॉस्पिटल आप देखें, 2021-22 में चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद को अपग्रेड होना था। हुक्मरान सिर्फ यही दावा करते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन ये हकीकत नहीं बताते। ये नहीं कहते ये कि यह रकबे के लिहाज से बड़ा है। हालांकि सहूलियात उसमें आप देख लें, वेंटिलेटर मौजूद ही नहीं है। रोज़ाना पता नहीं कितने बच्चे मर जाते हैं वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से। वहाँ पर एक बेड पे 3 से 4 मरीज़ लेटे हुए हैं, और वहीं से इन्फेक्शन जो है वो एक से दूसरे बच्चे को लग रही है, और बच्चे बीमार होते हैं। और उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो होश आने से कबल ही मौत की वादी में चले जाते हैं। तो इसी तरह सड़कों का बुरा हाल है। आप ये जो फैसलाबाद शेखुपुरा रोड है, इसकी हालत देख लें। 2-3 बार इसके फंड अप्रूव हुए, मगर इस पर काम ही नहीं हो सका। वैसे कि वैसे ही ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। सीवरेज सिस्टम है, अरबों रुपए के फंड्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद जापान की तरफ से, और उसके साथ साथ डेनमार्क की जानिब से भी कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन सहूलियात की दिन रात लोगों ने देखा होगा, ये जो शेखुपुरा रोड है फैसलाबाद मिल्लत चौक से लेकर निशाताबाद तक, ये एक बड़ी नहर का मंजर पेश कर रही थी। बारिश हुई थी, सीवरेज का कोई मुनासिब सिस्टम नहीं है। 1.5 से 2 फीट तक पानी जो है वो इस सड़क पे मौजूद था, ये 5-6 किलोमीटर के टुकड़े पे। इसी तरह से हमारे फैसलाबाद की अगर शहरियों के मसाइल के हवाले से बात करें तो यकीनन यहाँ पर अगर मानसून बारिश हो जाए तो रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहे होते हैं। मसाइल जो हैं वो मज़ीद इजाफा उसमें दिखाई देता है। फर्दर पे इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात कर रहे थे 8 बाज़ारों के मसाइल के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि इंक्रोचमेंट के जो ख़िलाफ़ ऑपरेशन था, जो हम देख रहे थे कि बड़े ज़ोर शोर से जारी है, वो उस तरह से नहीं हो रहा। और दूसरी जानिब जो पार्किंग का मसला है, इससे काफ़ी ज़्यादा शहरी जो हैं वह ख़रीदारी के लिए आते हैं, वो भी परेशान है। बिज़नेस कम्यूनिटी ताजर जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। तो फजील, जिस तरह से हमने 8 बाज़ारों के मसले हाईलाइट किए हैं, इसी तरह से अगर हम इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन देखें, बहुत अच्छे से इसका आगाज़ हुआ था। फॉलो अप किस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस बातें हम कर रहे थे कि फॉलो अप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो क्या इसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है आपको? देखिए महविश, जो फॉलो अप है तजावज़ात के ऑपरेशन के हवाले से, वो थोड़ा स्लो है। जिस तरह से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी, उस तरह से अब देखने में नहीं आ रहा। तो ऐसा लग रहा है कि शायद सुस्त रवि का शिकार हो गया है, या फिर शायद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर ज़िला इंतज़ामिया को ये लगता है कि जितना हो गया है ऑपरेशन और जितने अहकाम थे ऊपर से,
वो दिखा दी गई है तस्वीर उनको कि हमने तजावुज़ात ख़त्म करवा दिए हैं, तो अब जो रह गया है उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन कभी ना कभी वो कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई इलाका जो है वो पकड़ लेते हैं। लेकिन जिस तरह से प्लान शेयर किया जाता था पहले, वह 1 हफ्ते का, 5 दिन का, 4 दिन का, वो अब सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि वहाँ पर ऑपरेशन किया गया, लेकिन कुछ जो स्पेशल गलियां हैं उनको छोड़ भी दिया गया। तो इसमें हमने ये भी देखा कि तजावुज़ात के ऑपरेशन के हवाले से दोहरा मेयार भी हमें नज़र आया कि अगर कोई बड़ी सियासी शख्सियत है तो उसकी गली के अंदर नहीं गए कि वहाँ से फिर ये ना हो कि बातें सुननी पड़ें और वो हमें वापस भगा देंगे, और वो भगाते भी रहे हैं। आज तक तो कोई नहीं कर सका उनके एरिया के अंदर इस तरह से कार्रवाई कोई भी। और उनके एरिया के अंदर तो दूर की बात है, आप ये कौन सा रोड है उमैर भाई, ये कौन सा वाला, कचहरी के सामने वाला, इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड को आज तक नहीं कोई छेड़ सका। क्यों नहीं छेड़ते? जब मैंने एक किसी आला ओहदेदार से बात की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कि आप उसको क्यों नहीं छेड़ते, वो भी तो वासा का जो जगह है उसके ऊपर बना हुआ है, गैर कानूनी है सारा, तो वो आगे से मुझे कहते कि आप शरारतें करते हैं हमारे साथ। मतलब ये कौन सी शरारत है? आपको बताया जा रहा है कि ये आपको नहीं पता, कहते पता है लेकिन आप ना गए। तो इस तरह से नहीं है कि आप जहाँ पर आपका ज़ोर चले वहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्रवाई कर दें, और जहाँ पर ज़ोर ना चले वहाँ पर भीगी बिल्ली बन जाएं। तो शहर के अंदर लोग जो हैं वो भी अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया ने जो दोहरा मेयार अपनाया है तजावुज़ात के ऑपरेशन के ख़िलाफ़, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर करना है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर नहीं करना तो फिर किसी को भी ना छेड़ें आप। ऐसा तो नहीं है कि वज़ीर आला पंजाब ने आपको अहकामात दिए हैं तो आप फिर चढ़ दौड़ें सिर्फ कमज़ोर जो है उनके ऊपर और उनको दिखा दें कि जी ये देख लें जी मैडम हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो फिर आप क्रेडिट क्या लेते हैं कि हम जी ज़ीरो टॉलरेंस है ये तजावुज़ात के ख़िलाफ़, हम ऑपरेशन करके रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। जब तक वज़ीर आला के अहकामात नहीं थे तब तक आप क्या कर रहे थे? सोए थे आप, या फिर आप उसमें मुलव्वस थे, आप वहाँ से पैसे लेते थे? ये सारे अमले के लिए है, ज़िला इंतज़ामिया का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। पहले क्यों नहीं किया? बिल्कुल तब आपकी वो ईमानदारी कहाँ पर थी? ये सिर्फ वज़ीर आला के जब अहकामात आए हैं उसके बाद ऑपरेशन किया गया है, उनको दिखा दिया गया सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ हमने भी शुरू में इस शहर की बेहतरी के लिए बड़ा सपोर्ट किया कि जी बड़ा अच्छा काम हो रहा है। जब हमने सारे मामला देखे तो फिर हमने कहा कि ये बहुत बुरा काम हो रहा है। तो आप सबको फिर बराबर रख के चलें, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर के ऊपर आप अपनी रेट जो है वो कायम करें और जो आपसे थोड़ा तगड़ा हो उससे आप डर कर साइड पे हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से फजील की ये कोई भी ऑपरेशन है, ख़ास करके वो शहर की बेहतरी के लिए, वो इंक्रोचमेंट के हवाले से हो, कोई भी मुहिम हो, तो वो तमाम तर लोग उसमें शामिल होने चाहिए। ये जो इम्तियाज़ी सलूक है ये नहीं करना चाहिए। इससे ना सिर्फ बाकी लोगों में ये तासुब जाता है कि ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, बल्कि किसी न किसी को इससे बचने की भी रास्ते दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन को काफ़ी हद तक मुतासिर कर रही है। मैं जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि हुकूमत तो उस तरह से सरगर्म दिखाई नहीं दे रही टैक्स के मामलात के हवाले से। एफपीआर के क्या इक़दाम, एफपीआर की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? क्या उनकी जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो ज़रूरी हैं? क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी से अक्सर गुफ्तगू होती रहती है, तो उनके दरमियान और एफपीआर की जानिब एक गैप दिखाई दे रहा है, और ये गैप क्यों नहीं कवर हो पा रहा? 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो करंट फाइनेंशियल ईयर के बजट में शामिल की गई हैं, तो उस पर बिज़नेस कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात हैं। और दूसरी जानब एफपीआर का ये कहना है कि वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है उसको टैक्स नेट में लेकर आने के लिए और टैक्स नेट में इजाफे के लिए ये इक़दाम कर रहा है। मगर सूरत हाल फिर वही है कि जिस तरह फजील ने कारपोरेशन की मिसाल दी है तो वही कुछ एफपीआर में भी चल रहा है। गो कि कारपोरेशन की निस्बत हालात बहुत बेहतर हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी वही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर के जो अशराफिया हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है। आप सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देखें कि जितनी भी शुगर फैक्ट्रियां हैं, शुगर मिलें हैं, उनके अंदर एफबीआर ने सेल्स टैक्स का एक सेक्शन होता है 40B, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी कि उनकी जितनी भी चीनी पैदा होगी, यानी कि वो पैदावार करेंगे,
वो जितनी फ़रोख्त करेंगे और स्टॉक और उसके अगेंस्ट उनकी जो टैक्स पेमेंट्स हैं वो तमाम का रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। तमाम शुगर मिलों के अंदर FBR की टीमें डिप्यूटेड थी। अच्छा, उसके बाद हुकूमत ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने उन टीमों को अच्छी कारकर्दगी पर बड़े भारी इनामात से भी नवाज दिया है। जो मकसद ये था कि उस सेक्टर से टैक्स, इजाफी टैक्स आ सके, वो तो किसी हद तक पूरा हो गया, लेकिन वहाँ पे जो उनकी मोनोपली है कि पहले जब आप पैदावार का हिसाब लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की उसके बाद कंजम्पशन कितनी है हमारे मुल्क में। वो इजाफी शुगर करार देकर 7.5 लाख टन जो चीनी थी वो बाहर एक्सपोर्ट कर दी गई। उससे मुल्क के अंदर जो चीनी की कीमत थी उसमें बड़ा इजाफा, 45-50 रुपए फ़ी किलो तक अब तक मेरे ख्याल से इजाफा हो चुका है, शायद इससे भी ज़्यादा हो। अच्छा, अब क्या हो गया जी, अब हुकूमत को नज़र आ गया है कि ये अब मुल्क में चीनी की कमी हो रही है, तो 5 लाख टन जो है वो फिर दोबारा इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। और फिर अभी कीमत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिल रही है उनके मुताबिक वो जो दरामदी चीनी है वो 245 रुपये फ़ी किलो में पाकिस्तान के अंदर पड़ेगी। अच्छा, उस पर टैक्स रिलैक्सेशन देने की भी बात हो रही है, चलें वो 40-50 रुपये उस पर टैक्स रिलैक्सेशन हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप उसकी कीमत देख लें। और जो रिलैक्सेशन होगी वो भी कौमी खजाने पे बोझ होगा, शायद सब्सिडी की तो नहीं चले, कम अज़ कम वो इजाफी टैक्स आ सकता था। अच्छा, आप देखें, और यही कुछ PTI के दौर में भी हुआ था, तब भी दिहाड़ियाँ लगी थी, अब भी दिहाड़ियाँ लगी हैं। तरीका वारदात वही है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। आप देखें, कम अज़ कम आप पूछें मुतलका डिपार्टमेंट से जिसने ये कहा कि मुल्क में ज़रूरत से ज़ायद चीनी पड़ी है, वाफर चीनी पड़ी है। अब वही डिपार्टमेंट कह रहा है कि मुल्क में चीनी जो है वो ज़रूरत से कम हो रही है, तो ये ना हो कि मुल्क में शार्टफॉल हो जाए, बहरान हो जाए, तो ज़रूरत इस अमर की है कि पर वक्त चीनी दरामद कर ली जाए। तो उन ऐसे अफसरान को क्यों लटकाया नहीं जाता, क्यों नहीं पूछा जाता कि इसके कहने पर इस तरह की रिपोर्ट्स बनती हैं, या उसके जो बेनिफिशरीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती। तो ये सारा कुछ है। अच्छा, उसके बाद आप FBR की बात करिए, कुछ अच्छे स्टेप्स हुए हैं। जिस तरह टैक्स नेट बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें हुई हैं। पहले अदवार में होता था कि सर्वे किए जाते थे या इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती थी, लेकिन अब जो अदर सोर्सेज हैं या थर्ड पार्टी डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदता है, वो रेवेन्यू डिपार्ट से FBR को डेटा मिल जाता है। कोई शख्स एयर ट्रैवलिंग करता है तो वो एयरलाइन से डेटा मिल जाता है, या इसी तरह दीगर जो सहूलियात हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं लोग, गैस इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुतलका डिपार्टमेंट से FBR को डेटा मिल जाता है कि ये लोग ये काम कर रहे हैं। बैंकों से ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मिल रही हैं, नादरा से दीगर डेटा मिल जाते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सहूलत हुई है, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो टैक्स नेट से बाहर हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प बात मैं आपको बता देता हूँ। 30 जून पे जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसमें अगर इनकम टैक्स के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो सैलरीड क्लास ने दिया है। 550 अरब रुपए से ज़ायद सैलरी क्लास ने टैक्स दिया है, और ये वो क्लास है जिस पर सख्तियाँ सबसे ज़्यादा है। महंगी बिजली, बिल्कुल महंगाई, महंगी गैस, तमाम यूटिलिटीज़ का बोझ ये लोग बर्दाश्त करते हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा रिलीफ है, टैक्सेस में रिलीफ है, सेल्स टैक्स रिफंड की सूरत में वापस मिल जाता है, उनको पहले बिजली भी सस्ती मिल रही थी। इस तरह की बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं। आप देखें, और ट्रेडर क्लास की बात करें, वो जिनके लीडरान मीडिया पे बैठ के या मीटिंग्स के अंदर कहते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं, FBR टैक्स लेना नहीं चाहता, उन्होंने मेरे ख्याल से 25 से 30 अरब रुपए टैक्स दिया है। ठीक है, उस ट्रेडर क्लास ने। आप देखिए, कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर आप दुकानदारों की या ताजरों की काउंटिंग कर लें कितनी बड़ी होगी। सिर्फ फैसलाबाद के अंदर ही लाखों की तादाद में ये लोग मौजूद हैं, और ये टैक्स कितना दे रहे हैं ये आप देखें, इनकी करतूत देखें और इनके दावे देखें कि हम टैक्स देना चाहते हैं, FBR टैक्स लेना यहाँ पर एक बात है कि चाहता। अक्सर जितने भी ताजर लोग हैं या ताजर हजरात हैं जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है, वो कहते हैं कि FBR की जानिब से ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जो कि गैर कानूनी होते हैं। ज़्यादा इख्तियारात FBR को दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से टैक्स के मामला उतने बेहतर नहीं दिखाई देते। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? इशू ये है कि हम टैक्स चोरी को, टैक्स फ्रॉड को अपना हक समझते हैं। मैं छोटी सी आपको एक मिसाल और दे देता हूँ।
FBR ने, आप गवर्नमेंट ने कह लें, FBR ने कह लें, इसी फाइनेंस एक्ट में एक चीज़ ये शामिल की थी जो कैश इकानमी है उसकी हौसला शिकने के लिए, कि अगर आप ताजर हैं, मैं आपके साथ कारोबार करता हूं, मैं आपको 2 लाख रुपए से ज़ायद पेमेंट करता हूं कैश की सूरत में, या मैं आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज़ायद कैश पेमेंट करता हूं, नकद रकम लगवाता हूं, ठीक है, 2 लाख रुपए से ज़ायद पे हुकूमत ने कुछ टैक्स आयद कर दिया। तो अगर मैं बैंकिंग चैनल यानी कि क्रॉस चेक के ज़रिए पेमेंट करता हूं या ऑनलाइन ऐप के ज़रिए ट्रांसफ़र करता हूं, फिर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मकसद ये है कि कैशलेस इकॉनमी के लिए ये इकदाम हो रहे हैं। तो कल फैसलाबाद की सूतर मंडी, जिसे यहाँ के ताजर लोग कहते हैं ये एशिया की सबसे बड़ी यॉर्क मार्केट है, वहाँ पे कोई कारोबार नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो सारा कच्ची पर्ची पे काम चलता है, पेमेंट कैसे लेंगे। सही, बिल्कुल। इस पे उमर हम आपसे फर्दर भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है और अभी तक हम सिर्फ अपनी जो इकॉनमी है उसे डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। ये एक बहुत अहम संजीदा मसला है। इसके लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। प्रोग्राम में बात हो रही थी टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए FBR की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं, 8 बाज़ारों के क्या मसाइल हैं, ऐसे बेशुमार मसाइल पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। और इसी के साथ साथ टैक्सेशन के हवाले से बात करें तो टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जिस शहर में रह रहे हैं शहर का निज़ाम जो है बेहतर हो सके, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं निज़ाम में थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है, कहीं पर बिज़नेस कम्युनिटी को थोड़े से ताउन करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ मिलकर अंडरस्टैंडिंग के साथ ही चलती हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। फजील, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने टैक्स के हवाले से गुफ्तगू की कि डिजिटलाइजेशन इकॉनमी की तरफ हमें जाना चाहिए, 8 बाज़ारों में मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि FBR की जानिब से ऑर्डीनेंस भी आया है और बिज़नेस कम्युनिटी किस तरह से ताउन कर रही है 8 बाज़ारों में। डिजिटलाइजेशन को फ़रोग देने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए महविश, जो अभी ऑर्डिनेंस आया है कोई 1 माह पहले, उसको तो फौरी तौर पर ताजर बरादरी ने मुस्तरद किया है। और वो ऑर्डिनेंस ये था कि दुकान के ऊपर कोई भी FBR का नुमाइंदा आकर या नहीं बैठेगा या चेकिंग नहीं करेगा, बल्कि उसका मकसद था कि जहाँ से पैदावार होती है फैक्ट्री के अंदर, यूनिट के अंदर। लेकिन इसको भी ताजरों ने कहा कि जी हम बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानेंगे, ये हैरेस किया जा रहा है, ताजर बरादरी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ताजरों ने मतलब कहा कि जी हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानेंगे, अगर इस पर कोई अमल दरामद करने की कोशिश की गई बाकायदा तौर पर तो हम एहतजाज करेंगे, हम हड़ताल करेंगे। तो एक प्रोग्राम में मुझे याद है, या फिर ऑफियर बता रहे थे उमर भाई, कि एक दफ़ा इसी तरह से इनकी मीटिंग थी फाइनेंस मिनिस्टर से या फिर शायद कोई FBR की किसी नुमाइंदे, चेयरमैन FBR से। तो वहाँ पर जी ताजर फैसलाबाद शहर के बड़े 2-3 जो हैं वो गए। उन्होंने कहा कि जी हम देखें, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम फिर हड़ताल करेंगे। तो अब चेयरमैन FBR जो हैं वो पहले से तैयार थे, उन्होंने पूरी तैयारी की थी मीटिंग की। तो उन्होंने कहा कि जी आप 8 बाज़ार हैं घंटा करके, तो आप ये इतना का टैक्स देते हैं, आप जाएं कर लें हड़ताल, हमें कोई परवाह नहीं, आपके इतने टैक्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है। सही। तो वहाँ से फिर वो सीधे देखते रहे। उन्होंने मतलब बता दिया कि आप जो टैक्स देते हैं वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, और आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि जी हम दुकानें बंद कर देंगे, हम हड़ताल करेंगे, नुकसान होगा। कौन सा इतना सा नुकसान होता है तो हो ही जाए, अगर आप जो इतना टैक्स चोरी कर रहे हैं वो भी तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो एक दिन ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। तो मतलब ये है कि जो ताजर लीडर हैं, नुमाइंदे हैं ताजरों के, उनको चाहिए कि वो दुकानदारों की और जो जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है 8 बाज़ारों के अंदर, उनकी हौसला अफजाई करें कि आप टैक्स नेट के अंदर आएँ, उनको बताया जाए। और ये FBR की भी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों का वो जो एक अंदर उनका डर है कि शायद हमें पता नहीं खा जाएंगे FBR वाले,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी उनको बताएं, उनको जाकर बाकायदा एजुकेट करें कि आपका और आपके मुल्क का ही फ़ायदा है अगर आप टैक्स नेट में आ जाते हैं। अब देखें, कोई आप चीज़ ख़रीदते हैं, आप अगर नॉन फाइलर हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसमें तो आपने टैक्स देना ही देना है, आप फ्रॉड नहीं उसमें कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी दुकान पर ही बैठे हैं तो आपने 5 लाख का माल दिया किसी को, सादी पर्ची लिख के उसको साइड से पकड़ा दी, वो पैसे पकड़े और साइड पे रख लिए। वो वहाँ पर तो आप कर सकते हैं। वो कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप बिल्कुल कोई भी दाव नहीं लगा सकते। बिल्कुल इसी तरह से तो उसमें फिर आपको डबल टैक्स देना पड़ता है। तो अगर वही आप रजिस्टर्ड हों, आपको वो बचत भी होगी, आप जो बनता है टैक्स फ़र्ज़ करें 2% है तो 2% ही आपको देना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 5% देना पड़ेगा, 4% देना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बताने की ज़रूरत है। लेकिन माज़रत के साथ हमारे जो फैसलाबाद शहर के लोग हैं, कारोबारी लोग, वो इस चीज़ को सुनना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जी कभी कभार हम ज़्यादा दे लें, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं माननी। ये हमारा हक़ है कि हम टैक्स चोरी करें, हम टैक्स खा जाएं। और आप यकीन करें कि इतने बड़े बड़े नाम आप सुन के हैरान हो जाएं कि 1 लाख रुपए की क्या औकात होती है। बिल्कुल 1 लाख रुपए के लिए वो इतनी बड़ी गाड़ी निकाली। वो शायद वहाँ से आने के लिए उनका कोई 20,000 का खर्चा हो गया हो तो वो FBR जाकर बैठ गए कि जी मेरा 1 लाख रुपए का टैक्स माफ़ करें। ये हालात हैं फैसलाबाद शहर के लोगों के। मतलब आप टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कहाँ से चलेगा? फिर आप किस मुंह से डिमांड करते हैं हुकूमत से कि जी हम कारोबारी तबका है, हमें रिलीफ दिया जाए, पैदावारी लागत बढ़ रही। जब आपने देना ही कुछ नहीं इस मुल्क को तो आप फिर वापस लेने की क्या आप मुतालबात क्यों करते हैं? इस तरह से नहीं होना चाहिए। मुल्क को चलाने के लिए हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो इस मुल्क के कानून की पासदारी करे, इस मुल्क के जो टैक्स निज़ाम है उसको वो ऑन करे और उसके मुताबिक अपना टैक्स जो बनता है वो पे करे। बिल्कुल इसी तरह से सैलरीड पर्सन जब एक मुल्क में अपना हिस्सा डाल सकते हैं टैक्स पे करके, तो बिज़नेस कम्युनिटी है इससे भी थोड़ा सा मुतहरिक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अब मामला जो है जहाँ पर लगता है कि मतलब मुशावरत नहीं की गई स्टेक होल्डर्स और FBR की जानिब से कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, उस गैप को कवर करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। और मैं जिस तरह से हमने बात की कि सैलरीड पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस क्लास या ऐसे लोग जो कारोबार से वाबस्ता हैं। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि नॉन फाइलर को फाइलर में कन्वर्ट करने के लिए इक़दाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालिया बजट में क्या क्या सिफारिशात रखी गई हैं ताकि हमारा जो निज़ाम है एटलीस्ट ये ऑर्गेनाइज हो सके? देखिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 114B है और अब तो 114C भी आ गया। 114B में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से उन पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। ये 3-4 साल पहले से मौजूद है। अब उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी, पाबंदियाँ भी शामिल की गई हैं। 7-8 बड़ी पाबंदियाँ थी कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके एयर ट्रैवलिंग पर पाबंदी होगी, बिजली और स्वी गैस कनेक्शन या यूटिलिटीज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद होगी, उनकी मोबाइल सिम्स बंद होंगी। इसी तरह अब मज़ीद उसमें ये चीज़ें शामिल की गई कि वो गाड़ियाँ नहीं ख़रीद सकेंगे मगर 70 लाख रुपए मालियत तक गाड़ी ख़रीदने की उनको इजाज़त दे दी गई। प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेंगे, लेकिन जो रहायशी प्रॉपर्टी है 5 करोड़ रुपए मालियत तक की उसको ख़रीदने की उनको इजाज़त दे दी गई। कमर्शियल प्रॉपर्टी उनको 10 करोड़ रुपए मालियत तक ख़रीदने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा मालियत की वो नहीं ख़रीद सकते। अगर बैंकों से पैसे निकलवाने के हवाले से बात करें तो 1 साल के अंदर उनको 10 करोड़ रुपए तक निकलवाने या जमा करवाने की इजाज़त मिल गई है, इससे ज़ायद वो नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन फाइलर्स पे पाबंदियाँ गवर्नमेंट की जानिब से लगाई गई थी, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था वो सिर्फ एक पे हुआ था कि वो अपना उनकी मोबाइल सिम्स बंद की गई थी। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया था, लाखों लोग उसकी वजह से टैक्स नेट में शामिल हो गए थे। उसके बाद एक और चीज़ थी, लोग क्या करते रहे थे कि अभी मैंने प्रॉपर्टी फ़रोख्त करनी है या ख़रीदनी है, मैं नॉन फाइलर हूँ, तो फाइलर को जो थे वो टैक्स में विद होल्डिंग टैक्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था। नॉन फाइलर्स को किस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं फाइलर बनाने के लिए, इस पर फर्दर भी उमर आपसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि टैक्स का निज़ाम बेहतर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो डिमांड जो हम बीइंग अ सिटीज़न एक शहर के लिए करते हैं वो तभी पूरी होंगी जब यहाँ का जो टैक्स का निज़ाम है वो बेहतर हो सकेगा। फर्दर भी इस टॉपिक पर गुफ्तगू दे रहे हैं कि यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मजा आइए हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इकदाम करने हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ उन शहरियों के हवाले से जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, या वो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो चाहते हैं कि फैसलाबाद शहर का निज़ाम बेहतर हो, यहाँ का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो, बेहतरीन सहूलियात मिले, हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, लेकिन टैक्स निज़ाम में वो थोड़ी सी कोताही दिखाते हैं या टैक्स चोरी करने के मामलात में वो हमेशा से सरगर्म दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक इंसान होने की हैसियत से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है, इसकी बेहतरी के लिए हम सब लोगों को मिलकर इकदाम करने हैं। और इसी के साथ साथ ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से और FBR की जानिब से नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने के लिए। तो मैं आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने माजी में तो देखा है कि सिफारिशात भी मौजूद थी, लॉ भी मौजूद था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रही थी। तो अब क्या सिचुएशन है? अच्छा, उसे मैं एक मिसाल से समझा रहा था कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए या फाइलर्स बनाने के लिए एक पॉलिसी लाई गई थी कि प्रॉपर्टीज़ का जब इंतकाल होता है तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स 236 के और C के तहत जो कि ख़रीदार और फ़रोख्त कुनिंदा पे लगाया गया था, उसमें होता ये था कि मैं नॉन फाइलर हूँ तो मेरे पे टैक्स ज़्यादा लग रहा है, मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, मैं क्या करता हूँ कि मैं फौरी तौर पे अपना NTN बनवाता हूँ, 1000 रुपये का चलान भरता हूँ, फाइलर हो जाता हूँ रिटर्न फाइल करके, ठीक है, और वो बेनिफिट ले लेता हूँ फाइलर वाला। मतलब वो फिर मुझे 2, 2.5 या 3% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि पहले मुझे 11% करना पड़ता था। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, अगले साल यानी कि पिछले साल गवर्नमेंट ने इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी। अच्छा, उसका नुकसान क्या हुआ, ये लोग खुद तो बेनिफिट ले लेते रहे टैक्स में अवाम, लेकिन उसके बाद ये गायब हो जाते थे। अच्छा, यही कुछ गाड़ी खरीदी उसके रजिस्टर्ड करवाने में, प्रॉपर्टी खरीदी उसके रजिस्टर्ड करवाने में, या कोई भी एसेट खरीदा उसके रजिस्टर्ड करवाने में या अपने नाम करवाने में, यही कुछ होता था कि विद होल्डिंग टैक्स में रिलीफ ले लेते थे वक्ती तौर पे, उसके बाद गायब, ना रिटर्न फाइल करनी ना उसके बाद कोई टैक्स पे करना। गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर इनकी मोबाइल सिम्स बंद करना शुरू की FBR ने। दूसरा इसके ऊपर क्या किया कि लेट फाइलर की एक कैटेगरी निकाल ली कि अगर आप फौरी तौर पे फाइलर बन के तो रजिस्ट्री अपने नाम करवाएंगे या प्रॉपर्टी बेचेंगे, कोई इंतकाल करवाएंगे, तो लेट फाइलर को थोड़ा ज़्यादा फाइलर के मुकाबले में टैक्स रख दिया, मगर नॉन फाइलर के मुकाबले में कम था। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह मैंने वो 7-8 पाबंदियाँ बताई, अगर उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, अच्छा, और FBR भी उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाह रहा, ये नहीं कि सिर्फ अवाम की सारी गलती है, FBR भी नहीं चाह रहा, हुकूमत भी नहीं चाहती उस तरह से। जब सियासी हुकूमतों पे प्रेशर बिल्ट अप होता है बिजनेस कम्युनिटी का या पब्लिक का, तो फिर उनको बैक फुट पे जाना पड़ता है, उनको पीछे होना पड़ता है। और बिलखुसूस जब बात अशराफिया की हो, को बड़े कारपोरेट सेक्टर की हो, तो वहाँ पे तो बैक फुट जाना पड़ता है। आपने वो देखा होगा पिछले दिनों में 110-12 इदारे ऐसे थे जो मेरा नहीं ख्याल कि को पब्लिक को वो सस्ते दामों में या कोई रिलीफ देते हैं, हालांकि वो सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली हैं। वहाँ से तालीम हासिल करना, वहाँ से इलाज करवाना आम आदमी के बस में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको टैक्सेस में रिलीफ दे दिया गया कि तमाम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। खैर, इसके साथ साथ ये इक़दाम किए गए हैं, अगर 114B के जितनी भी आगे चीज़ें हैं, सज़ाएँ हैं। अच्छा, 3 पे इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू हो चुका है कि 70 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की गाड़ी नहीं खरीदी जा सकेगी, 5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की रहायश के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकेगी, और 10 करोड़ की से ज़ायद मालियत की कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकेगी। इन तीनों पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के या एक्साइज वगैरह के सिस्टम में भी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं हुकूमत की जानिब से। देखें, अभी भी ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इनके काम पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। दूसरी, हम बात कर रहे थे कि कैश इकानमी की जो हौसला शिकनी उसके हवाले से, और उसमें मैंने बताया था कि अगर 2 लाख रुपए से ज़ायद किसी के भी बैंक अकाउंट में अदायगी की जाती है कैश की सूरत में, तो उस पर कुछ टैक्स आयद कर दिया गया है। उसकी वजह से कल फैसलाबाद की सूतर मंडी में कोई कारोबार नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को इसी बात की टेंशन पड़ी हुई थी। यहाँ पर तो या तो कैश इकानमी में कारोबार चलता है और कच्ची रसीद चलती है, डॉक्यूमेंटेशन का कोई तसव्वुर नहीं है। आप देखें, यहाँ से सालाना अरबों रुपए की टैक्स चोरी और फ्रॉड होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। एक तरफ ये लोग टैक्स चोरी करते हैं, दूसरा उसके बाद इसी यार्ड मार्केट के अंदर से ही एक और ट्रेंड चलता है, फर्जी कंपनियां बनाई जाती हैं, मुझे पता ही नहीं होता, मेरे नाम शनाख्ती कार्ड का मिसयूज़ होता है माजी में,
और उस पर कोई कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है और फिर उसके ज़रिए जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के ज़रिए अरबों रुपए का फ्रॉड, एक केस 1.5-2 अरब रुपए का इसी मार्केट से निकला है। लेकिन तब इनके जो नाम नहाद लीडरान है शायद वो गूंगे हो जाते हैं, बहरे भी हो जाते हैं, और जब कोई सख्ती करने की कोशिश की जाती है तब इनकी स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं, सरकार लेना नहीं चाहती। तो ये दोनों साइड्स पे ही हो रहा है। गवर्नमेंट के कुछ इक़दाम भी ऐसे हैं, और ऑन द अदर हैंड अगर टैक्स स्टेक होल्डर की तरफ देखा जाए तो उसकी भी सूरत हाल यही है। यही वजह है कि गुज़श्ता कुछ सालों से हुकूमत स्टेक होल्डर्स की जानिब से अगर कोई बजट के लिए प्रपोजल दिए जाते हैं तो उसमें कोई खासी दिलचस्पी नहीं लेती, बल्कि होता यह है कि उनको कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाता है। वजह यह है कि स्टेक होल्डर्स या बिजनेस कम्युनिटी जो प्रपोजल्स भिजवाती है वो भी सिर्फ और सिर्फ उनके अपने ज़ाती मुफादात के लिए होते हैं, वो कोई मुल्की मुफाद के लिए नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करूँगा, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए एक्सपोर्टर्स को बड़ा रिलीफ मिल रहा था। हुकूमत ने पैदावारी लागत में कमी के लिए कस्टम के ज़रिए ये रिलीफ एक्सपोर्टर्स को दिया, लेकिन उसका नुकसान क्या हो गया, साल 2 साल के अंदर अरबों रुपए का टैक्स फ्रॉड हो गया, और उससे जो लोकल इंडस्ट्री थी, स्पिनिंग इंडस्ट्री थी, पावर लूम्स थी, ये बुरी तरह से मुतासर हुई है। आप ये देखें, स्पिनिंग इंडस्ट्री और जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो चीख चिल्ला रहे थे कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम को बंद करो, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स ने सबसे मेन प्रपोजल भिजवाया था वो यही भिजवाया था कि हुकूमत इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान भी इसको जारी रखे ताकि एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिल सके। बिल्कुल इसी तरह से EFS स्कीम हो या कोई भी स्कीम हो, इसमें ना थोड़ी सी हमें मशावरत की ज़रूरत है कि मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मशावरत की जाए। और जिस तरह से हमने देखा है कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की वजह से लोकल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुतासर दिखाई गई है। एक तरफ चाइना था और इंडिया था, हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो मटीरियल है वो ज़्यादा सस्ता है, और जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का भी शिकार रही। इस पर बेहतरी की जो है ज़रूरत है, और यहाँ पर मशावरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप अगर इदारों में होगा तो निज़ाम उस तरह से बेहतर तौर पर नहीं चल सकेगा। बहुत शुक्रिया उमैर इस्मत फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया फसील अहमद फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। शहर हमारा है, और इस शहर के निज़ाम को बेहतर करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर इक़दाम करने हैं, वो टैक्स पे के हवाले से हो, वो कवानीन को फॉलो करने के हवाले से। तो ये तभी होगा जब हम सब मिलकर इस शहर को बेहतर बनाएंगे। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। कैसे हैं फराज साहब आप? बहुत मोहब्बत है आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से या पार्टीज़ के हवाले से। हम देखते हैं कि जब किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से इलेक्शन से पहले मुहिम चलाई जाती है, बड़े वादे किए जाते हैं, आवाम को सस्ती बिजली दी जाएगी, लेकिन जब ये पार्टीज़ इक़्तिदार में आती हैं अपना मंशूर क्यों भूल जाती हैं? क्या रीज़न्स हैं? क्या कोई रुकावटें होती हैं? आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल से प्रोग्राम का आगाज़ किया है। पाकिस्तान के सियासी जो सरकमस्टांसेस हैं, अव्वल तो यहाँ पर आप थोड़ा सा माजी करीब में चले जाएं तो किसी एक जमात की वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनती ही नहीं है। मुख्तलिफ़ जमातें मिलकर हुकूमत जो है वो बनाती हैं। तो एक सूबे में किसी की गवर्नमेंट है, दूसरे सूबे में किसी की गवर्नमेंट है, वफाक जो है वहाँ पे कोई और हुकूमत है। तो जब मुख्तलिफ़ जमातें जिनकी आइडियालॉजी डिफरेंट है, जिनके नज़रियात मुख्तलिफ हैं, जिनका मैनिफेस्टो डिफरेंट है, जब वो मिलकर हुकूमत साजी करती हैं तो उसके बाद वफाक में बनाई जाने वाली जो गवर्नमेंट है शायद वो फ़ैसले करने में ख़ुद मुख्तार नहीं होती, और वो उनका मैनिफेस्टो, वो प्रोग्राम जो उन्होंने पब्लिक के पास जाके दिया होता है, अवामी जलसों में जिसका इजहार किया होता है, और जो उस अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो अपना मैनिफेस्टो होता है वो उसके ऊपर अमल दरामद करने में कामयाब नहीं रहती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सियासी हालात में एक वक्त था जब 2 पार्टी सिस्टम जो था वो राइज था, और 2 जमातों के माबैन ही इलेक्शन का सारा प्रोसेस होता था, और यहाँ पे ऐसी हुकूमतें भी बनी हैं जो वाज़ेह अक्सरियत के साथ बनी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी कमा हक़्क़ो वो प्रोग्राम जो उन्होंने दिया होता है उसके ऊपर अमल नहीं हो सका। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो आलमी मालियाती इदारों का प्रेशर होता है, इस नोयत की डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं उनको
परफॉर्म नहीं करने दे रही होती। पाकिस्तान के अंदर आज भी जमहूरी जो रवैये हैं और जो जमहूरियत की असल रूह है, अगर लोगों तक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सियासी हालात के पेश नज़र जैसे किसी दौर में पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें जो थीं वो ग्राउंड के ऊपर जाती थीं अपने नज़रियात, अपनी फ़िक्र, अपने पैगाम को लेके और लोगों को पॉलिटिकली अवेयरनेस देती थीं, अगर इस नोयत के मामलात शुरू हों और लोगों तक सही मानों के अंदर सियासी शऊर जो है उसको बेदार किया जाए तो फिर ग्रेजुअली ये चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। मौजूदा जो सियासी हालात व वाक़यात हैं उसमें तो मैं बड़ी दयानतदारी के साथ ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से कभी भी अपने वादे पूरे नहीं कर सकती जिन वादों का इजहार उन्होंने आमतुन्नास के सामने किया होता है। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि आवाम जो है इन वादों पे बहुत यकीन करती है। जब इलेक्शन से पहले ये मुहिम चलाई जाती है कि बिजली जो है वो सस्ती की जाएगी, महंगाई कम की जाएगी, तो यकीन करें एक आम शहरी की यही ज़रूरियात है और इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई भी हुकूमत हो, इक़्तिदार में हो, पार्टी इक़्तिदार में हो, इक़दाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इस पर हम बात कर रहे थे। तो फराज राशिद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने बात की कि पार्टीज़ अपने मंशूर से क्यों हट जाती हैं, दावे किए जाते हैं, इक़्तिदार में आते भूल जाते हैं, आपकी नज़र में क्या वजूहात हो सकती हैं? इसमें जो सबसे बड़ी वजह है ना वो ये है कि पाकिस्तान के साथ ना इसकी इंसेप्शन से, इसके वजूद में आने के बाद से अभी तक बहुत सारे जो है ना वो तजर्बे हुए हैं और लंबे लंबे मार्शल लॉज हमने देखे हैं। उन मार्शल लॉ के अंदर जो सूबाई खुद मुख्तारियाँ थी ना उनको तब्दील किया जाता था जस्ट प्रिविलेज लेने के लिए। बाज़ सूबाई जो प्रोविंशियल चैप्टर्स हैं उनको फेडरेशन को दे दिया जाता था। उसका मकसद ये होता था कि जो हुक्मरान है उसकी ग्रिप ठीक रहे। अब आपको भी यकीनन पता होगा, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये जो बिजली पैदा करना है ये प्रोविंशियल चैप्टर है। इसको ऑब्लाइज करने के लिए जो है ना, क्योंकि मुल्क में बिजली नहीं होती थी तो इसको सेंटर को दे दिया गया। अब सेंटर अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसके लिए प्रोडक्शन के सिस्टम को बनाता है और अपनी मर्ज़ी से इसकी कीमतें तय करता है। और जैसे जैसे मसलन हमें इंडस्ट्री के लिए बिजली चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हमें जनरली बिजली की ज़रूरत है। हम फिर उसकी नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं और ये 2000 के स्टार्ट में ये हुआ है। यानी जो हमारा 2010 का जो 2010 से बाद में बहुत सारे जो है ना बिजली के मायदे किए गए। पहले बिजली के मायदे ये थे कि आप लगाएंगे, ऑपरेट करेंगे और उसके बाद ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब सूबाई के पास ये होता है, जिस वक्त ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, तो प्रोविंस वाले इसको हर तरह से इंश्योर करते हैं। और आपको ये जान के बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क उसकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो बिजली पैदा करने की जिम्मेदार है। और न्यूयॉर्क की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो अपने कचरे से बिजली पैदा करती है। जो कचरे से बिजली बनती होगी उसकी क्या कीमत होगी। न्यूयॉर्क जो है रोशनियों का शहर है, 24 घंटे चलता है, 24 घंटे चलता है। तो इस लिहाज से ना कि अगर हम सियासी जमातें जो हैं वो साथ में ये स्ट्रक्चर भी चाहती हैं, अगर हम आइडियल माहौल देना चाहते हैं, अवामी उमंग है कि बिजली की कीमत कम हो, अवामी उमंग है कि सेहत सस्ती हो, इल्म सस्ता हो, ठीक है ना, रोज़गार मिले, ये अवामी उमंगें हैं। आप इससे हट के तो कोई बात नहीं कर सकते, करना चाहिए भी नहीं, कोशिश भी इसी की करनी चाहिए, ठीक है ना। हम अगर अपने मंशूर का 25, 30, 40% भी डिलीवर कर पाते हैं ना, तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर ना होने के बावजूद डिलीवर कर रहे हैं। वो बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का, बल्दियात का, उसका कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। जिस वक्त बल्दियाती इदारे मौजूद होते हैं ना, वो लोगों के आम शहरी की जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो उमंगें हैं ना, उनकी तर्जुमानी करते हैं। और जो ऊपर वाले इदारे होते हैं जैसे सूबाई हुकूमतें हैं और जो वफाकी हुकूमतें हैं, वो कानून साजी करती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट लाती हैं। दूसरा जो हमारे वादे पूरे ना करने की, ना कर पाने की बड़ी वजह वो ये है कि इस मुल्क में एक अवाम है और एक मरात याफ्ता तबका है, सही, ठीक है ना। इसके अंदर कोई एक इदारा नहीं है कि फ़लाँ इदारे के लोग और फ़लाँ इदारे के लोग, सभी इदारों के मरात याफ्ता जो लोग हैं।
जिनको बिजली के 2-2 हज़ार यूनिट, जिनको टेलीफोन, जिनको गाड़ियाँ, जिनको फ्यूल, उनको जो फीड करता है वो आम एक मज़दूर, एक किसान, दहकान, आम काम करने वाला मुलाजमत पेशा आदमी जो टैक्स देता है। इवन हम टूथपेस्ट के ऊपर, साबन के ऊपर, माचिस के ऊपर टैक्स देते हैं। वो जो सारा टैक्स है वो उस मरात याफ्ता तबके की मरात को मेंटेन करने में लग जाता है, ठीक है ना। तो वो फिर डेवलपमेंटल बजट ने क्या आके करना है और वो मंशूर ने क्या डिलीवर होना है, आप उसका अंदाज़ा मुझसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। अगर हम बात करें आवाम की डिमांड्स के हवाले से, या डिमांड क्या ज़रूरियात के हवाले से हम कह सकते हैं, तो बहुत ही छोटी सी ज़रूरियात होती हैं और इन्हें हल करना या उन मसाइल के हवाले से या उन मसाइल से आवाम को निकालना ये हुकूमत की अवलीन तरजीह होना चाहिए, जिसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने की ज़रूरत है। बल्दियाती सिस्टम जो है उसे बहाल करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अगर हम अपनी डायरेक्शन ठीक करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये निज़ाम की जो बेहतरी है जिस पे हम बात कर रहे हैं ये बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं मियां काशिम महमूद साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमारा मुल्क जो है नज़रियात पे बना है, 2 कौमी नज़रिए पे, तो नज़रियाती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं जिस तरह से देख रही हूँ या हम अपनी सराउंडिंग से देखें तो आजकल नज़रियाती कारकुन हैं वो थोड़े पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? देखिए, आइडियालॉजी और नज़रिया ये तब्दील नहीं होता। हिकमत अमली बदल सकती है। स्ट्रेटजिकली आप बहुत सी तब्दीलियों के साथ आगे, अगर उसमें जान है तो वो डे फर्स्ट जो आपका नज़रिया है वही नज़रिया कंटिन्यू करता है। पाकिस्तान के सियासी माहौल में जमातों ने अपने नज़रियात जो हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। क्यों किया है कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है हमारा, उसमें जो मुदाखलत है मुख्तलिफ़ इदारों की वो इस कदर है कि आप अपने नज़रियात के साथ जब मूव करते हैं तो आपके लिए इतने बैरियर्स हैं कि आपके लिए आगे चलना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। अभी बात हो रही थी कि डिलीवर ना किए जाने की वजूहात के ऊपर, तो मैं समझता हूँ इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट आपके इल्म में है, सिंध गवर्नमेंट आपके इल्म में है, KP की तरफ चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, वफाक के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वो कौन सी ताकत है जिसने साहब आपकी जो नज़रियात के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ज़रूर मैं आपकी राय जानूंगी। जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टीज़ का नज़रियाती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने नज़रियाती कारकुन को हमेशा साथ रखना ये भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो नज़रियात पे बना है, विज़न पे बना है। तो विज़न जो है पाकिस्तानी सियासी पार्टीज़ के क्लियर होने चाहिए ताकि हम एक डायरेक्शन पे चलें, यहाँ के आवाम के मसाइल हल हों और कौन सी जो वजूहात हैं या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो निज़ाम है वो सियासी बहरान का शिकार है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हम डिस्कस कर रहे थे। मियां काशिम महमूद साहब, जैसे क्वेश्चन मैंने आपसे किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम देखते हैं कि नज़रियाती कारकुन अरसा दराज से एक पार्टी का हिस्सा रहते हैं, कुर्बानी भी देते हैं, अच्छा बुरा वक्त भी देखते हैं, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में हम देख रहे हैं यही नज़रियाती कारकुन बहुत पीछे रह गए हैं। इसकी क्या रीज़न्स हैं और किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारे मौजूदा सियासी निज़ाम को पूरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान का इलेक्टोरल निज़ाम है ये दूसरी राय नहीं है कि इसमें कुछ चीदा आपके पास मिसालें ज़रूर होंगी, लेकिन इसको इलेक्टेबल्स ने हाईजैक किया हुआ है। नज़रियाती कारकुन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास मौजूदा निज़ाम इंतखाब में जीतने के जो सोर्सेज हैं उसके पास नहीं हैं, तो इलेक्शन लड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब जमातें जब टिकट्स दे रही होती हैं तो उससे ये भी देखती हैं कि कौन सा बंदा है जो इलेक्टेबल है और कौन सा बंदा है, भले वो जितना भी साहिब किरदार है, वो जीतने की पोजीशन में है भी या नहीं है, उसके पास वो टूल्स हैं या नहीं है। अब नज़रियाती वर्कर जो है उसके लिए आइडियल जो है वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। एक आम पढ़ा लिखा नौजवान जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास मालो ज़र की रेल पेल नहीं भी है, वो डिलीवर करना चाहता है, पॉलिटिकल अप्रोच है उसके पास, विजन रखता है, विजडम है, तो उसके लिए सबसे आसान प्लेटफॉर्म जो है डिलीवर करने के लिए और पॉलिटिकली आगे बढ़ने के लिए वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का।
लेकिन आज की जमहूरी हुकूमतों ने, पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके अंदर 2 महीने से ज़ायद हो चुका है, कायमा कमेटी अभी तक उसको फाइनली नहीं कर पा रही कि वो सिस्टम होना क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए, और वो बिल पास नहीं हो पा रहा। सिंध गवर्नमेंट के अंदर आप सूरत हाल आपके सामने है, केपी के अंदर आपके सामने है, बलूचिस्तान में आपके सामने है। तो ये जो नज़रियाती वर्कर हुआ करते हैं, ये वो लोग हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बैकबोन है, और इनको पॉलिटिकली आगे लाने के लिए जो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है वो मैंने अर्ज़ किया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। ये नर्सरी है जमहूरियत की, यहीं से लोग जो है वो प्रमोट होकर आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी जमहूरी हुकूमतें वो किस खौफ में मुब्तला हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को आगे नहीं लेके आना चाहती हैं, और अगर लेके भी आना चाह रही हैं, स्पेशली मैं पंजाब की बात करता हूँ कि जो निज़ाम इस वक्त मुतारफ़ करवाया जा रहा है, उस निज़ाम को अगर आप डीपली स्टडी करें तो वो एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें प्लान ये किया गया है कि हमने पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में भी अदर देन जो इनकी मौजूदा जिन लोगों की गवर्नमेंट है, उस जमात के अलावा उस प्लान के तहत कोई दूसरा आगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाने की तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो गोया ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, ये तो एक ऐसी प्लानिंग हो रही है जिसके तहत एक जमात जो है वो अपनी ग्रिप को मज़ीद मजबूत करने के लिए एक पॉलिटिकल कार्ड जो है वो खेलने की तरफ जा रही है। मेरी दानिस्त में नज़रियाती वर्कर को सांस लेने के लिए, नज़रियाती वर्कर को प्रमोट होने के लिए अपनी अपनी पॉलिटिकल जमातों के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाहिए कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल पंजाब नहीं पूरे मुल्क के अंदर बल्दियाती इंतखाबात की फिल फौर जो है उनका जो इनेकाद है उसके लिए मजबूर किया जाना चाहिए। और जब हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर जो है वो अपनी जमात के अंदर ये आवाज़ बुलंद करेगा तो मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात जो है उनकी हम तवक्को कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोकल लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। हम देखेंगे कि एक डायरेक्शन के हवाले से हम बात करें, हमारा विज़न क्लियर होगा तो हमारी डायरेक्शन का तयन हम खुद ब खुद कर लेंगे। तो ये चीज़ सियासी पार्टीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। तो फराज राशिद साहब, यहाँ पर मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, नज़रियाती कारकुन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक कारकुन है जिसके पास पैसा है, वो सियासत में आ जाता है, टिकट ख़रीद लेता है और टिकट आ जाता है सियासत में, लेकिन इसका जो असर है वो भुगतना आवाम को पड़ता है। जाहिर सी बात है, एक विजन क्लियर नहीं होगा, वो आवाम की किस तरह से मदद कर सकेगा। तो इसका मौसर हल क्या है आपकी नज़र में? देखें, जहाँ तक नज़रियाती कारकुन है ना, उसका टिकट ख़रीदने वाला, टिकट की ख़रीद फ़रोख्त जो है ना वो कम से कम मेरी पार्टी में नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी बात जो है, ये मामला शुरू ही यहाँ से हुआ था, टिकट की ख़रीद और फ़रोख्त से। 1997 वाले जो इलेक्शन थे, दैट वाज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर अ पार्टी, और वहाँ पे पहली दफ़ा जो है ना पैसे की रेल पेल, लाखों करोड़ों की बातें, पजेरो ग्रुप और ये वीगो डाले, ये उस वक़्त शुरू हुआ था 97 में, और उसके बाद फिर ये रुका नहीं। यानी मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने 2002 के इलेक्शंस करवाए, उसके अंदर भी उन्होंने स्नब किया पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ऐसे लोगों को जिनको हम नोवा रिच नौ दौलती कहते हैं ना, उनको, वो लोग जो आप समझ लें कि देवर अथॉरिटी हंगरी, देवर रूल ग्रीडी, जो हुकूमत करना चाहते थे, जो कोई टॉर और टैका दिखाना चाहते थे, वो वाले लोग आ गए। फिर वो इलेक्टेबल्स वाली जो बात काशिफ साहब ने की, इसमें भी बिल्कुल सदाकत है। अच्छा, जहाँ तक आप ये बात करते हैं ना कि जो बल्दियाती इदारे हैं वो नर्सरी होते हैं पॉलिटिक्स की, वो बिल्कुल है, बिल्कुल ये नज़रियात को भी प्रमोट करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बड़े विजनरी और लीडरशिप हम देखते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात से भी हमें मिलती है, और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो छोटे लेवल पे हल होते हुए दिखाई देते हैं। तो बल्दियाती इंतखाबात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर फर्दर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा हमेशा से पेचीदा और बदलती रही है, और यकीनन अवाम जब किसी नुमाइंदे को चुनते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ चुनते हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि वो उम्मीदें जो हैं वो पूरा उतरती हुई नज़र आएँ। लेकिन पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो सियासी निज़ाम उस तरह से बेहतरीन हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर मैं राशिद फराज साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या हाइब्रिड सिस्टम जो है वो जमहूरी निज़ाम का नेमुल बदल हो सकता है? क्या हम जो सियासी बहरान के हवाले से बात कर रहे हैं,
हैं, इसका हल दिखाई दे रहा है हाइब्रिड सिस्टम में आपको? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे थे कि वो जो बिजली की कीमत है, वो जो प्रोविंशियल चैप्टर्स हैं उनको ले जाना फेडरेशन के अंदर, तो वो जो छेड़छाड़ है, वो जो मनूवरिंग है सिस्टम के साथ, इसकी कई तरह की चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होती रही हैं। दुनिया के अंदर एक जो पॉपुलर सिस्टम है वो 2 पार्टी सिस्टम है अमेरिका का, एक जो दूसरा सिस्टम जो है वो चाइना का है 1 पार्टी सिस्टम, फिर इंडिया का एक सिस्टम है जिसके अंदर छोटी रीजनल पार्टीज़ हैं और नेशनल जो है ना बड़ी पार्टी के साथ मिलके वो गवर्नमेंट बना लेती हैं। हर रीजन में अलग-अलग गवर्नमेंट है। तो जो भी सिस्टम हो ना, उस सिस्टम को आप अपने तरीके से ना उसकी ना एवोल्यूशन होनी चाहिए, उसका इर्तिका होना चाहिए। आप उसको जब आर्टिफिशियली रोकेंगे, उसके अंदर चीज़ें डालेंगे, कभी आप उसमें टेक्नोक्रेट डालेंगे, कभी आप उसमें कोई इदारा डालेंगे, तो ये जितने भी टेक्नोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितने भी और आप स्पेशलिस्ट या जो उसके माहिर जो हैं, उसको जब डालने की कोशिश करेंगे ना, तो वो जो एक्चुअल पॉलिटिकल विल है ना उसके पीछे, वो मौजूद नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे है। और ये जो सिस्टम है 2002 से लेके 2007 तक मुशर्रफ ने एक्टिवली अप्लाई किया था, टेक्नोक्रेट ला के, बैंकर, वज़ीर ख़जाना लगा के, और मेरा ख्याल है कि जिस दिन वो गया उस दिन वो ना उस सारी इकॉनमी में से हवा निकल गई, क्योंकि वो जो फीड किया हुआ था, वो जो डॉलर जो था वो आर्टिफिशियली रोका हुआ था 60 रुपए के ऊपर। तो जिस वक्त आप सिस्टम को उसके नेचुरल वे में ग्रो नहीं करने देंगे, तो वो सिस्टम जो है ना अपने तौर पे ये बेशक रीजनल मल्टीपल पार्टीज़ वाला बन जाए, जैसे बलूचिस्तान में 2-4 पार्टियां हैं, सिंध में 2-3 पार्टियां हैं, पंजाब के अंदर हमें 2-3 पार्टियां नज़र आती हैं। जहाँ जहाँ जिस की हुकूमत बनती है उसको बनाने दें, लोग अपने एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे। अब हमारी जो एज है ना हमारी गवर्नेंस की और हमारी जो हुकूमतों की एज है, हमारा 77 ईयर ओल्ड कंट्री है जिसके अंदर 35 ईयर्स जो है वो मार्शल लॉ और इस तरह की चीज़ों में गुजर गए। ठीक है, बाकी जो टाइम है उसके अंदर गलतियां करने का आप सीखते कैसे हैं? अपने एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस आपको कैसे होता है? मिस्टेक्स करके। बिल्कुल। ठीक है ना, तो आप लोगों को मिस्टेक्स करने दें। आप रंग बिरंगे सिस्टम उसमें अप्लाई करते जाएंगे, हर सिस्टम फेलियर की तरफ जाएगा क्योंकि आप उसे फोर्स कर रहे हैं, आप सिस्टम को ग्रो नहीं होने दे रहे। बिल्कुल सही। सिस्टम को मैच्योर होने दें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सिस्टम जो है वो टोटल फेलियर की तरफ जाता है, ना जो डेमोक्रेसी जो है वो टोटल फेलियर की तरफ जाएगी, ना 1 पार्टी सिस्टम टोटल फेलियर की तरफ जाएगा। एक लार्जर प्रोपोर्शन जो है ना वो डिलीवर कर रहा होगा। अब नॉर्थ कोरिया के अंदर एक सिस्टम है, आपको बिल्कुल, और हमें पता है कि वो क्या सिस्टम है, बाप फिर बेटा फिर पोता, ठीक है ना, 3 जनरेशन 52 से अभी तक वहाँ पे कर रही हैं। तो वो फेल्ड स्टेट है। फेल्ड स्टेट इसलिए है कि जो पब्लिक की जो उसके अंदर राय है वो शामिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें ना की जाएं। जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ राइज है उसको होने देना चाहिए, यानी 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जिस तरह से चीज़ें ना वो अपने असल शक्ल में अगर अप्लाई हो तो लोग जो है ना वो बल्दियाती निज़ाम से लेके तो ऊपर फेडरेशन तक लोग जो हैं उनको फ़ायदा ही होगा, उनको नुकसान नहीं होने लगा। बिल्कुल इसी तरह से है जो हम बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम है। मैं समझती हूँ कि इसमें आवाम की राय जो है थोड़ी सी पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से हमें कमज़ोर दिखाई देती है। तो आवाम का इंटरेस्ट, आवाम के जो मसाइल हैं उसे सुनना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, एहतसाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक जामिया प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क को ग्रो करें, इस मुल्क के में कंट्रीब्यूट करें, तो तमाम सियासी जमातों को अपनी डिफरेंसेस भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। यहाँ पर काशिफ साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर पाकिस्तान की जो इमेज है वो बेहतरीन होती है, मज़ीद बेहतर होती है, तो ये किस तरह से हमारी सरमायाकारी में, मईशत में अपना कंट्रीब्यूट कर सकती है? देखें, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे सिर्फ एक चीज़ से गर्ज है कि जो सिस्टम है वो एक सीक्वेंस के साथ चले ताकि हमारी इंडस्ट्री का पहिया जो है वो एक तसलसल के साथ घूमता रहे।
पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने की बिल्कुल इसी ज़ामिन तरह है। से कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखेंगे एक जमात है वो अपना मुद्दत जो है पूरी करती है, तो गलतियाँ करना बड़ी बात नहीं है, गलतियों सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मियां काशिम मूसा फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया फराज राशिद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अगर सियासी जमातों के हवाले से बात करें, फैसलाबाद के शहरियों के हवाले से बात करें या इसे लार्ज कैनवस पे देखें तो बहुत ही छोटी छोटी सी ज़रूरियात है काम शहरी की, जिसे पूरा करना जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो पार्टी जो इक़्तिदार में है। आई होप सो कि पाकिस्तान जो है एक मुस्बत डायरेक्शन की तरफ जाएगा, जिसके लिए तमाम लोग जो हैं वो मिलकर कोशिशें करेंगे। इसी के साथ मैं शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।